हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन संबंधित कुछ नियम भी जारी हुए हैं। उन नियमों को आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसकी लिस्ट क्या है, आरक्षण किनको मिलने वाला है, अतिथि शिक्षकों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और क्या बीएड वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सभी जो नियम विभाग ने जारी किए हैं वे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हेतु अनुभव क्या होना चाहिए। तो क्या अनुभव होना चाहिए? मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस व 3 शैक्षिक सत्र में कार्य किया हो। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पदोन्नति नियमित रूप से की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा। यानी कि आपने अतिथि शिक्षक काम भी किया है और आपने कोई डिप्लोमा डिग्री आपने पढ़ाई भी साथ की है, वो भी नियमित यानी कि रेगुलर, तो क्या आपका मान्य होगा। तो जिस संबंध में क्या नियम जारी किया है, जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि धारित की है उस सत्र में अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दोनों कार्य अतिथि शिक्षक कार्य की शासकीय शाला और पत्र यानी अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य किया जाएगा, अन्यथा मान्य नहीं किया जाएगा। आपने पढ़ाई के साथ साथ क्या अतिथि शिक्षक भी पढ़ाया है, वो भी नियमित, तो आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने यानी कि प्राइवेट पढ़ाई की है और आपने अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया है तो आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो मान्य किया जाएगा। अतिथि शिक्षक श्रेणी में यानी कि चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है। निर्धारित आयु सीमा में होने पर गैर अतिथि शिक्षक मेरिट कम क्रम में अभ्यर्थी मान्य की जाएगी। आपके पास यानी आपने अतिथि शिक्षक श्रेणी में तो पढ़ाया लेकिन आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। यदि आपके पास अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपको गैर अतिथि शिक्षक की श्रेणी में यानी कि वरीयता दी जाएगी। गैर अतिथि शिक्षक के क्रम में आपको मान्य किया जाएगा। शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता किस दिनांक तक की मान्य होगी। दस्तावेज अपलोड प्रारंभ की दिनांक को संभावित अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता की अंक सूची उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। इस दिनांक के बाद जारी अंक सूची अमान्य की जाएगी। जो आपकी पात्रता में थी वही उस पात्र मतलब आपने जब आवेदन किया है तब तक आपकी अंक सूची होना चाहिए। यदि नहीं होगी तो आपको अमान्य कर दिया। दूसरा नियम ये है कि क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो जी नहीं, मध्य प्रदेश राज्य के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र डिजिटल ही मान्य होगा। जैसे कि किसी महिला की शादी मध्य प्रदेश में हो जाती है, आपको पता है कि जाति प्रमाण पिता के नाम से बनता है, तो वह मान्य नहीं होगा। वह मूल निवासी होना चाहिए, उसके पिता यानी कि यहीं के, तभी आपका मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम पे बनेगा। तो जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनाया जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही मान्य होगा। विवाहित महिला के पिता के नाम से बना प्रमाण पत्र ही आपका जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। 8वें नंबर का जो पॉइंट है, पात्रता परीक्षा में मैंने ईडब्ल्यूएस का चिन्हांकन नहीं किया था, क्या अब प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मेरा चयन ईडब्ल्यूएस से हो सकेगा। जी नहीं, पात्रता परीक्षा में पीवीईएसबी द्वारा परीक्षा परिणाम में अंकित कैटेगरी ही मान्य की जाएगी। आपने जो पहले कैटेगरी चुन ली उसी को मान्य किया जाएगा। पीईवीईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है, मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूँ, क्या मैं मान्य हूँगा। तो अनारक्षित प्रवर्ग में निर्धारित न्यूनतम अंक 90 इससे अधिक होने पर ही मेरिट क्रम में आपको अनारक्षित प्रवर्ग अभ्यर्थी मान्य की जाएगी। यदि 90 से कम होगा तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा। मैंने पीएवीईएस की पात्रता परीक्षा में यानी त्रुटि एससी पर टिक मैंने पीएवीईएसबी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी पर टिक किया जबकि मैं एसटी में आता हूँ। जाने कि क्या मुझे एसटी में नियुक्ति मिलेगी। नहीं, पात्रता परीक्षा में जिसमें आपने टिक किया था उसी में आपको नियुक्ति मिलेगी। 90 अंक या 90 से अधिक होने पर मेरिट क्रम में अनारक्षित प्रवर्ग सामान्य वर्ग में आपको यानी कि मान्य किया जाएगा। 90 से कम होने पर आपको अमान्य कर दिया जाएगा।
यानी कि आपका जो है मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया, क्या मेरी अभ्यर्था अमान्य होगी? भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने पर आपकी जो अधिकारी द्वारा जो आपको परिवर्तन मतलब प्रमाण पत्र दिया जाता है परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दिव्यांका का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, यानी कि MH से LD किया जाना है। PEV ESV द्वारा परीक्षा परिणाम में कैटेगरी को परिवर्तित किया जाएगा। जी नहीं किया जाएगा। जिसमें आपने सिलेक्ट कर दिया है वही आपकी अंत तक रहने वाली है। MD को सिलेक्ट किया है तो आपको LD नहीं होगा। 12वां पॉइंट, मेरे पास दिव्यांग का प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? जी नहीं। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी से हुआ है उन्हें 40% इससे अधिक स्थायी दिव्यांगता का समक्ष अधिकारी मेडिकल बोर्ड नवीनतम एवं स्थायी दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। सामाजिक न्याय कल्याण संचालय मध्य प्रदेश के परिपत्र क्रमांक के द्वारा आपका वो प्रमाण पत्र होगा तभी आपको मान्य किया जाएगा। यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा। एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं, तो 2 नियमित उपाधि होने से आपको अमान्य किया जाएगा। यानी कि आपने एक ही सत्र में 2 उपाधि अर्जित की है, यानी कि B.Ed और D.Ed साथ किया है, वो भी नियमित। तो यानी 2 नियमित उपाधि होने पर आपको अमान्य किया जाएगा। एक नियमित उपाधि और एक यानी कि प्राइवेट एग्ज़ाम से आपने 2 डिग्री धारित की है तो वो मान्य किया जाएगा। एक नियमित उपाधि एक प्राइवेट पदोन्नति होने पर अभ्यर्थी मान्य होगा। इस तरह से आपको ये नियम देख लेना है। क्या B.Ed D.Ed अभ्यर्थी किसको प्राथमिकता दी जाएगी? तो जी किसी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। B.Ed व्यावसायिक योग्यता की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। DL अथवा B.Ed अनिवार्यता चयन के लिए पात्रता परीक्षा मेरिट के आधार पर भर्ती नियमों के अनुसार। तो दोस्तों ना तो B.Ed को प्राथमिकता दी जाएगी ना D.Ed को। ये चयन परीक्षा यानी कि आपके अंक के आधार पर मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, किसी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सूची कैटेगरी रैंक के आधार पर तैयार होगी, यानी कि जितनी रैंक पर आपका नाम आएगा उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। जी नहीं, चयन रैंक के आधार पर एवं प्रवर्ग के आधार पर, यानी कि आपकी जो चयन परीक्षा एवं प्रवर्ग के आधार पर किया जाएगा। नियुक्ति आदेश में भी रैंक प्रतिशत की जाएगी, यानी कि केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, अमान्य नहीं होगा। यानी कि जो केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र होता है आपका डिजिटल वो ही मान्य होगा। आपको पहले वाला जाति प्रमाण पत्र आपका अमान्य कर दिया जाएगा। महिला अस्थायी यानी कि विवाह के उपरांत अन्य कहीं पर रहने लगी है, यानी कि वह अन्य राज्य की है और मध्य प्रदेश में रह रही है तो उसका जाति प्रमाण पत्र वहाँ का मान्य नहीं किया जाएगा। उसका मूल निवासी होना यहीं का होगा तभी उसका जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। उपनाम परिवर्तन का शपथ प्रमाण पत्र लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये नियम तो दोस्तों ये नियमों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये नियम क्या बहुत से लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं कि हमने ऐसा कर दिया है हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या अमान्य कर दिया जाएगा। तो आपको पूरे नियमों को पढ़ के ही अपना फॉर्म डालना है। फॉर्म आपको पता है कि 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और आप पहले ही फॉर्म डाल देना वरना साइट बंद हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो भी मेरी वीडियो देख रहा, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी आप सभी की नौकरी लग जाए। तो दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।